कहानी की शुरुआत में हम जैक और मिच को देखते हैं जो हाईवे पर किसी से बचकर भाग रहे थे। यहाँ मिच अपनी बेटी कैथरीन की फोटो देख रहा होता है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि शायद अब उसकी बेटी नहीं रही। तभी मिच को एक अजीब क्रिएचर दिखता है, जिस पर जैक उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा, पर मिच उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद ये तीनों एक गैस स्टेशन पर आते हैं, जहाँ जैक अपने आप को साफ करने लगता है। अब बाहर मिच को अर्थक्वेक महसूस होता है, पर वहाँ बैठे दो कस्टमर और शॉप ओनर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अंदर जैक अपनी बॉडी को साफ कर रहा था कि तभी उसे एक अदृश्य शक्ति पीछे की ओर खींचती है। अब जैक यहाँ से मिच को लेकर बाहर आता है और अपनी कार में बैठता है। यहाँ इन्हें फिर से वही क्रिएचर दिखता है, जिसे देखकर ये अपनी कार को भगाने लगते हैं और कुछ दूर आगे आते हैं। अब कुछ दूर आगे आने पर इन्हें फिर से यही गैस स्टेशन दिखाई देता है। अब ये देखकर दोनों शॉक रह जाते हैं। ये फिर से यहाँ से भागते हैं, लेकिन फिर से यहीं पर आ जाते हैं। अब इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि शॉप ओनर ये सब ऐसे देख रही होती है जैसे कि उसे पता होता है कि ये सब क्या हो रहा है। खैर, इसके बाद जैक हाईवे से न जाकर सीधे कच्चे रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी मिच कार रुकवाकर कार से उतर जाता है। मिच कहता है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते, हम वहीं जाएंगे जहाँ हम डिजर्व करते हैं। जिसके बाद जैक मिच को यहीं छोड़कर जाने लगता है। तभी वो क्रिएचर यहाँ पर आ जाता है और जैक को कार से बाहर निकालकर अपने टेंटिकल को जैक के मुंह में डालता है और उसके मुंह को फाड़ डालता है और तेजी से यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद मिच गैस स्टेशन के पास एक मोटल में आता है, जहाँ वो एक रूम में जाता है। अब यहाँ पर मिच को उसकी बेटी कैथरीन दिखाई देती है, जो कहती है डैडी हेल्प। मिच उसके पीछे भागता है, पर वो उसे नहीं पकड़ पाता और इस रूम में ही बार बार भागता रह जाता है। तभी हम इसी रूम में तीन दोस्तों को बाहर निकलते देखते हैं, जिनका नाम सैडी, एवा और किम था। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि अभी अभी तो मिच इसी रूम में था। तो मिच उस दुनिया में फंसा हुआ है जहाँ लोगों को उनके बुरे काम के लिए सजा दी जाती है, जिसे पुर्गाटोरी भी कहा जाता है। अब यहाँ सैडी, किम और एवा ये तीनों रियल वर्ल्ड में हैं, इसीलिए इन्हें मिच के बारे में कुछ नहीं पता। खैर, अब ये तीनों अपनी मंजिल की ओर हाईवे पर अपनी वैन से निकल पड़ती हैं। अब कुछ घंटे सफर करने के बाद इनकी वैन का एक टायर पंचर हो जाता है। इसके बाद ये फोन से किसी की हेल्प मंगाने की कोशिश करती हैं, पर यहाँ पर नेटवर्क नहीं था। तभी कुछ देर बाद एक कपल यहाँ पर आता है जो इनकी मदद करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के लड़के तुम्हारे वैन के टायर को बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम तीनों को साथ चलना होगा। यहाँ सैडी को कार के पीछे एक लोहे का जाल भी दिखता है, जो कि अजीब बात थी। खैर, ये तीनों इनके घर पहुँचते हैं, जहाँ एक कपल इन तीनों को ठहरने के लिए रूम देते हैं। यहाँ मिस एलेक्स का नाम लेती है, जो अब मर चुकी है। इसीलिए सैडी उससे पूछती है कि वो उसके बारे में कैसे जानती है। इस पर मिस कहती है क्या, किसके बारे में। अब दरअसल मिस ने जब एलेक्स का नाम लिया तब वो सिर्फ सैडी को ही सुनाई दिया, किम और एवा को नहीं। इसकी वजह यह थी कि सैडी उसकी मौत का जिम्मेदार कहीं न कहीं खुद को ही मानती थी। खैर, रात को ये तीनों मिस एंड मिस्टर और उनके पड़ोसी किंगस्टन और उनके दो ट्विन बेटों के साथ डिनर करती हैं। इन तीनों को मीट सर्व किया जाता है, जिसे किम और ईवा तो आराम से खा लेते हैं, पर सैडी बिल्कुल भी नहीं छूती, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। अब खाना खाने के बाद ये तीनों रूम में आ जाते हैं, जहाँ एवा और किम को वॉमिटिंग होती है और उनके मुंह से ब्लैक सब्सटेंस निकलने लगता है। अब सैडी इसके बारे में मिस एंड मिस्टर को बताती है। इसके बाद मिस्टर ने अपने द्वारा बनाई गई दवाई पिलाते हैं। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। सैडी को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो उन दोनों को यहाँ से निकलने के लिए कहती है, पर अब ये दोनों मना कर देती हैं और अजीब सी बिहेव करने लगती हैं। अब सैडी भी डरते डरते सो जाती है। जिसके बाद सैडी को एक डरावना सपना आता है, जिसमें उसे एलेक्स दिखती है, जो उसे हॉन्ट करके जगा देती है। जागने के बाद सैडी देखती है कि एवा और किम बेड पर नहीं है। अब सैडी बाहर आती है और देखती है कि मिस एंड मिस्टर अपनी पड़ोसी किंगस्टन के साथ एवा और किम के साथ एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं, ताकि शैतान उन्हें लंबी उम्र दे। ये नजारा देख सैडी डर जाती है और उसका पांव लोहे के जाल में फंस जाता है। एवा और किम दोनों बदल चुकी थी। ये दोनों सैडी के पास आती हैं, पर सैडी भागकर हाईवे पर आ जाती है। सैडी को एक कार आती हुई नजर आती है, इसीलिए वो हेल्प के लिए आवाजें लगाने लगती है। ये कार वाला आदमी अपने कान में ईयरफोन लगाकर अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, जिस वजह से वो सैडी को ठोक देता है और सैडी बुरी तरह से घायल हो जाती है। इस आदमी का नाम लूकास होता है और इस वक्त ये पुर्गाटोरी में एंटर हो चुका है। खैर, ये आदमी अपनी वाइफ का फोन काट देता है और 991 पर कॉल लगाकर सारी सिचुएशन बता देता है। अब वो लोग एम्बुलेंस या कोई भी इमरजेंसी चीज प्रोवाइड नहीं करा सकते थे, क्योंकि उन्हें लूकास की लोकेशन का पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि इस लोकेशन पर जीपीएस वर्क नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ उस औरत द्वारा ये बताया जाता है कि किसी पास के टाउन में पहुंचो और लोगों से मदद लो। लूकास सैडी को अपनी कार में लेता है और टाउन में ले जाता है, पर ये काफी स्ट्रेंथ था कि इस टाउन में कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था।
लूकस को एक हॉस्पिटल नजर आता है और वो सैडी को लेकर अंदर जाता है, पर हॉस्पिटल के अंदर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो इमरजेंसी सर्विस वाली औरत लूकस को इंस्ट्रक्शन देती है, जिसके बाद लूकस को एक ऑपरेशन बेड दिखता है, पर लूकस गलती से सैडी का एक पैर तोड़ देता है जो पहले से ही घायल था। जिसके बाद लूकस सैडी को बेड पर लिटाता है और इंस्ट्रक्शन मांगता है। अब इमरजेंसी सर्विस वाले इस नंबर पर 2 औरतें पहले से ही बोल रही थी, लेकिन अचानक एक और आदमी कनेक्ट हो जाता है जो अपने आप को डॉक्टर बताता है। अब जैसे जैसे वो डॉक्टर कहता है लूकस वैसे वैसे करता जाता है, पर इसके बावजूद लूकस सैडी को नहीं बचा पाता। तभी वो दोनों औरतें और डॉक्टर हंसने लगते हैं, जिसे सुन लूकस अपना फोन फेंक देता है और इस अस्पताल से निकलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। अब लूकस थक हार कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद लूकस के पास एक फोन आता है जो उन्हीं 2 औरतों और डॉक्टर का था। लूकस उनसे कहता है कि जैसे उन्होंने कहा उसने किया, और वैसे भी मैं एक सुनसान हाईवे पर कैसे किसी लड़की को एक्सपेक्ट कर सकता था जो मेरे कार से टकरा जाएगी। ये सुनकर वो तीनों भी सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि वो भी इस हॉस्पिटल से निकल सकता है। लूकस हॉस्पिटल से निकलता है और अपनी कार को अपनी की से अनलॉक करता है, पर स्ट्रेंज बात ये थी कि की दबाने से वैसी एक दूसरी कार का अलार्म बजता है जिसका नंबर प्लेट भी सेम था। अब जब लूकस की कार सामने खड़ी थी तो की दबाने से वैसे ही पीछे खड़ी कार का अलार्म क्यों बजा? तो इसका जवाब ये है कि लूकस ने सैडी को बचाने के लिए वो सब किया जो उसे करना चाहिए था। अब क्योंकि जब सैडी का एक्सीडेंट हुआ तब से लूकस पुर्गातोरी में फंस गया, यानी वहाँ जहाँ लोगों को उनके पापों की सजा दी जाती है, पर लूकस ने वो सब किया जो उसे करना चाहिए था। इसीलिए उसे एक ऐसी कार मिली जैसे उस एक्सीडेंट से पहले थी। तो इस तरह से लूकस पुर्गातोरी से निकलता है और चला जाता है। अब आपको याद होगा कि लूकस के फोन पर 2 औरतें और एक डॉक्टर बात कर रहा था। अब असल में वो लेडी किसी भी इमरजेंसी सर्विस से नहीं बोल रही थी और ना ही वो डॉक्टर था। दरअसल ये तीनों पुर्गातोरी के वो लोग थे जो पुर्गातोरी में काम करते हैं, यानी लोगों को सजा दिलाने में पुर्गातोरी की मदद करते हैं। अब इन्हीं में से इमरजेंसी सर्विस वाली लेडी फोन बूथ से निकलती है और एक बार में आ जाती है। यहाँ पर ये जितने भी लोग बैठे हुए थे ये सभी पुर्गातोरी में काम करने वाले लोग थे। एक तरह से ये सभी क्रिएचर्स ही थे। खैर इस बार में एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके हाथ में शॉटगन थी। ये इनसे अपनी सिस्टर के बारे में पूछता है जो इस टाउन में गायब हो गई थी। तभी बारटेंडर कहता है कि वो जानता है कि उसकी सिस्टर कहाँ है। फिर ये मोटल के पास आता है और अपने हाथ पर बने टैटू से एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है जिसमें उसकी सिस्टर जैसी उसे मिलती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जैसी ने अपने पेरेंट्स को मारा था, इसीलिए वो यहाँ पर है और खुश है। वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती और डैनी इसका भाई वो इसे पिछले 13 सालों से ढूंढ रहा है और अब जाकर उसे जैसी मिली है। अब यहाँ डैनी अपने सिस्टर को जबरदस्ती ले जाने लगता है। तभी एक जगह आकर वो अपनी कार रोकता है जहाँ कुछ डीमंस डैनी को कार से बाहर निकालते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद जैसी वापस वहीं आ जाती है जहाँ वो थी। अब मैं कहानी में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको डैनी और जैसी की कहानी को क्लियर कर देता हूँ। तो डैनी ने 13 साल पहले अपनी बहन इसी टाउन में खो दी थी। 13 सालों तक उसने पुर्गातोरी यानी लोगों को जहाँ उनके गलत कामों की सजा दी जाती है उसमें आने की कोशिश की और 13 सालों बाद ये सक्सेसफुल पुर्गातोरी में एंटर हो गया। और यहाँ जब डैनी अपने बहन को ले जाने की कोशिश करता है तो वो नहीं जाती और जाना भी नहीं चाहती क्योंकि अब वो पुर्गातोरी का हिस्सा है। अब जिस तरह से जैसी बारटेंडर से बात कर रही थी उससे ये साफ पता चलता है कि उनके बीच अब अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी और अब जैसी भी इनमें से एक बन गई थी। तो डैनी और जैसी की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने ये देखा था कि जैसी वापस उसी सीक्रेट चैम्बर में आ गई थी। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेम है और ये अपने पेरेंट डैरिल और कैट के साथ अपने वीकेंड को एंजॉय कर रही थी। आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये सब रियल वर्ल्ड में है। यहाँ ये तीनों मोटेल में आ जाते हैं। तभी इनके रूम के दरवाजे को कोई पीटने लगता है। डैरिल देखने जाता है तो बाहर उसे एक मास्क वाला आदमी दिखाई देता है। तभी रूम के पीछे वाले दरवाजे को भी कोई पीटने लगता है। फिर ये तीनों छिप जाते हैं। इसके बाद 3 मास्क पहने हुए लोग अंदर आते हैं और डैरिल और कैट को पकड़ लेते हैं। फिर डैरिल इनसे पूछता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब इनमें से एक डैरिल की आंख में झांकता है। डैरिल समझ जाता है और उनसे अपनी गलती की माफी मांगता है। कैट कहती है कि किस गलती की माफी मांग रहे हो। अब जो गलती डैरिल ने की थी उसे वो बताने में शर्मा रही थी। तभी एक दूसरा मास्क वाला आदमी कैट के कानों में उसे कुछ बताता है जिसे सुन उसे भी अपने पति डैरिल पर शर्म आती है। अब 3 मास्क वालों में से एक कैट के मुंह पर कपड़ा डालता है जिससे वो सांस नहीं ले पाती और मारी जाती है। इसके बाद इन मास्क वालों में से दूसरा आदमी डैरिल
शरीर को बड़ी बेरहमी से स्टैब करके मार डालता है। इसके बाद ये अपना मास्क उतारते हैं और हम देख पाते हैं कि ये जेफ और मिच थे, यानी जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दरअसल मिच की बेटी कैथरीन के साथ डेरिल ने कुछ बुरा किया था, जिसका बदला लेने मिच और जैक उनका एक साथी आया था। खैर अचानक यहाँ पर जैम आ जाती है और बेसबॉल बैट से इन्हें मारने लगती है, पर मिच जैम को भी स्टेप करके मार डालता है। पर अब जब इन्होंने कैट और जैम को मार दिया था, जो कि इनोसेंट थी, इसी वजह से ये भी अब पुर्गातोरी में एंटर हो जाती है। इसके बाद जैम कैट के अंदर से वो अजीब क्रिएचर निकल आते हैं, जैसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये क्रिएचर्स जैक और मिच के साथी को मार डालते हैं, पर जैक और मिच किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि दोनों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये दोनों पुर्गातोरी में एंटर हो चुके हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मुझे पता है कि ये मूवी आपको जरूर कंफ्यूजिंग लगी होगी, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो जब जैक की मौत होती है तो आपने देखा कि उस क्रिएचर ने जैक को किस तरह मारा। जैक ऐसे ही मौत डिजर्व करता था, क्योंकि उसने कैट को ठीक इसी तरह मुंह में कपड़ा डालकर मारा था। और मिच वो भी रूम में अपनी बेटी के पीछे भागता रहता है, पर शायद वो भूल गया था कि वो अपनी बेटी से कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। इसके आगे हम कहानी में 3 लड़कियों को देखते हैं जो कि एक कल्ट ग्रुप के साथ यहीं पर फंस जाती हैं और वहाँ सेडी के दोनों फ्रेंड्स उनके काबू में हो जाते हैं। पर सेडी किसी तरह बचकर वहाँ से आ जाती है और लूकस की कार से टकरा जाती है। पर लूकस एक अच्छा इंसान था, उसने वो सब किया जो उसे करना चाहिए था, इसीलिए वो पुर्गातोरी से निकल पाता है। इसके बाद मैंने डैनी और जेसी की कहानी तो आपको एक्सप्लेन कर ही दी थी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी कोई पुर्गातोरी में एंटर होता था तो उन पर नजर रखने के लिए क्रिएचर हमेशा उनके आसपास रहता था। और हमने ये क्रिएचर जैक की मौत पर देखा। जब लूकस ने सेडी का एक्सीडेंट किया तब भी हमने ये देखा, और जब जैक और मिच ने 2 इनोसेंट को मारा तब भी ये क्रिएचर सामने आ जाते हैं। वैसे ये पूरी मूवी एक टाइम लूप जैसी है, जिसके बारे में डायरेक्टर को और भी डिटेल में बताना चाहिए था। तो अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।